नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि कोरोना से जुड़ी नई खबरें, नई शोध आप तक पहुंचाएं और देश और दुनिया के तमाम ऐसे विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराएं जो खुद इस तरह की रिसर्च को या इस तरह के शोध को अंजाम दे रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि कोरोना महामारी किस तरह से बदल रही है। इस दौर में अफवाहें भी बहुत फैलती हैं, सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह किया जाता है। तो हमारी कोशिश है आपको हमेशा अप टू डेट रखें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज की टॉप स्टोरी है कि कोरोना को लेकर एक बात शुरू से ही कही जा रही है कि ये लोगों पर अलग अलग तरीके का असर डालता है। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं, जबकि कुछ मरीज जो हैं वो गंभीर स्थिति से गुजरे। ये बात हम सब जानते हैं कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को किसी भी बीमारी से लड़ने में मुश्किल होती है। लेकिन एनआईएच की रिसर्च में ये सामने आया कि कुछ और वजह भी होती है जिससे कुछ लोग बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं। एनआईएच की मरीजों पर की गई रिसर्च में सामने आया कि जीन्स में बदलाव या जीन्स म्यूटेशन जो है उसकी वजह से रोग से लड़ने की क्षमता पर असर पड़ा। दूसरी वजह है शरीर में रोग एंटीबॉडी या ऐसे खतरनाक एंटीबॉडीज का होना जो वायरस से लड़ने की बजाय इम्यून सिस्टम के एक हिस्से को बेकार कर देते हैं या जो वायरस से बचाव नहीं करता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश प्रमुख हैं कोविड ट्रॉमा सेंटर एम्स के। डॉक्टर राजेश, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े यहाँ पर। तो जो सवाल निकल कर आ रहा है, जो नई रिसर्च सामने आ रही है, उसमें कई तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं। और अब जो बात निकल कर आई है खतरनाक एंटीबॉडी की, तो जो कुछ मरीज आपने भी देखे होंगे, आप लगातार इस तरह के मरीजों को देख रहे हैं। कुछ मरीज जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ढंग से उन्हें सिम्टम भी पता नहीं लगते, और कुछ मरीज जो है उनकी हालत बहुत खराब होती है। तो ये खराब एंटीबॉडीज किस तरह से उन पर असर डालते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कोई एक 28 या 30 साल का युवा व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक सेहत में था, उसको कोरोना हुआ और अचानक बहुत ही जल्दी कुछ ही पीरियड में उनकी मृत्यु हो गई। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये हमारे शरीर में जितनी भी इन्फेक्शंस होती हैं उनसे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारी प्राइमरी डिफेंस है, उसी से हम लड़ते हैं। तो जब कोरोना वायरस हमारे शरीर को अफेक्ट करता है तो पहली हमारी प्रोटेक्शन एक इंटरफेरॉन 1 नाम की प्रोटीन होती है जो उस वायरस से लड़ती है। तो कुछ लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत युवा लोग हैं और अचानक मृत्यु होगी, उनमें जन्म से ही एक डेफिशिएंसी होती है जिससे वो इंटरफेरॉन 1 की रिस्पांस नहीं दे पाते। इस वजह से वायरस उन पे हावी हो जाता है और बड़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है। ऐसा करीब करीब इस रिसर्च में 3.5% लोगों में देखा गया। लेकिन ये वायरस इतना शैतान है कि ये हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में घुस के ऐसी एंटीबॉडीज बना सकता है जो कि हमारे शरीर की इंटरफेरॉन 1 बनाने की क्षमता को क्षीण कर दे या डैमेज कर दे। और ये वो वजह है जहां पे इन लोगों में बाय बर्थ डेफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन वायरस ने उसको हमारे डीएनए को मैनिपुलेट करके और वो हमारी इंटरफेरॉन 1 बनाने की क्षमता को अफेक्ट कर दिया एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो हमारे ही शरीर की सेल्स को हमारे ही शरीर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को प्रोड्यूस करके इंटरफेरेंस 1 बनाना बंद कर दिया, जिससे कि उनको डैमेज होगा। और ऐसा करीब करीब 10% लोगों में देखा गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने इंटरफेरॉन प्रोटीन्स की जो बात की है, तो क्या वो बाद में मरीजों में डाला जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है जो लड़ सके? इस समय पे उस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि आप ये बात समझ रही हैं कि इंटरफेरॉन 1 हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है। जब उसके बाद में जब वो इनिशियल पीरियड निकल गया, उसके बाद में फिर वो अकेले इंटरफेरॉन 1 काफी नहीं है, और इसीलिए हमें सिर्फ इंटरफेरॉन 1 पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जबकि इंटरफेरॉन 1 का जो शोध चल रहा है इस बारे में कि उसको ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज एक तरीका है बीमारी से लड़ने का, टी सेल्स दूसरा तरीका है। तो बहुत सारी रास्ते हम लेके चलने पड़ेंगे। जैसे जो लोग रिकवर हो गए हैं कोरोना से, उनके करीब करीब 600 तरह की एंटीबॉडी उनके ब्लड में मिलती हैं। अब हमें यह देखना है कि वो सारी जो तो काम की नहीं है, उसमें से कुछ एक साइंटिस्ट ने सेपरेट किया है। तो हमें यह देखना है कि कई बार जब हम प्लाज्मा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर ऐसी वो रोग एंटीबॉडीज भी जा रही हैं जो उस रिकवरी को पूरा नहीं होने दे रही हैं। तो हमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर जीन्स म्यूटेशन की भी बात की जाती है, जीन्स में बदलाव। अब जिस तरह से कुछ चीजें जो है वो इनबॉर्न ही होती हैं। अगर मेरे शरीर में पहले से जीन्स म्यूटेशन जैसी कोई दिक्कत है तो, और अगर मेरे जैसे लोगों को कोरोना होता है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? कैसे समझेंगे इस चीज को? वो ही एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जितनी इम्यून सिस्टम पे रिसर्च चल रही है, इसमें देखिए ये संभव नहीं है कि सारी जनसंख्या के जीन्स टेस्ट करके देखा जाए कि इसमें वो इनहेरेंट डेफिशिएंसी है। और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जैसे कहा कि अगर आपको ये डेफिशिएंसी नहीं भी है तो ये वायरस आपके शरीर में जाके कुछ प्रतिशत लोगों में ये डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम अपना फोकस जो है वो वायरस से लड़ने में रखे बजाय इसके कि ढूंढने में किसमें क्या कमी है, क्योंकि वो कमी तो ये क्रिएट भी कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाएं और अर्ली ट्रीटमेंट में सब चीजें इफेक्टिव होती हैं। जैसे ये स्टेरॉइड हम कहते हैं, तो स्टेरॉइड जो है वो ऐसी रोग एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी को डैमेज करने की कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीजेज में ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से करते हैं। तो एक टाइमली ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारी इम्यून सिस्टम पे जो रिसर्च है हमें और स्पेसिफिक दवाई जब तक देती है, आपने सुना होगा कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दी गई एंटीबॉडीज, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी क्रिएट की जा रही है। जैसे जो कि हमने देखा कि प्लाज्मा से कुछ लोगों को बहुत अच्छा असर हुआ, कुछ को नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये अभी सेपरेट नहीं कर पाए हैं। जब हम प्लाज्मा देने के बजाय बेनिफिशियल एंटीबॉडीज निकाल के पेशेंट को दे पाएंगे, जिस तरह से ट्रंप के केस में किया गया, या एंटीबॉडीज को एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में, माइस में, हॉर्स में, काउ में बनाएंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल स्ट्रेटेजी होगी और लार्ज स्केल पे कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश मल्होत्रा आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और एक बहुत अहम बात जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कही, जो हम सबको समझना चाहिए कि जब शुरुआत में किसी भी तरह के लक्षण आ रहे हैं तो हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, हम देखें कि क्या हमें कोरोना है या नहीं है, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सोचना है कि टेस्ट ना करवाएं या जो घर की जो नॉर्मल वायरल की दवाइयां हैं वो खाकर ठीक हो जाए, वो शायद ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली जो टॉप स्टोरी है दूसरी, उसका रुख करते हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन बनाने की कोशिशें जारी हैं और इस बीच झटका देने वाली खबर आ रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ये झटका देने वाली खबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि जॉनसन की वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी चरण में थी। ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक शख्स किसी तरह की बीमारी होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने इस ट्रायल को रोक दिया है और इस महीने की शुरुआत में ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाने वालों की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुआ था। और जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल पर रोक की खबर ऐसे वक्त में आई है जब इससे पहले एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो परेशान करने वाली है। तो इस बीच देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने हमारे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की उम्मीद जताई है वो आपको सुनवा देते हैं। We are expecting that early next year we should have vaccine in the country from maybe more than one source, and our expert groups are already formulating and devising strategies to plan out how do we roll out the distribution of the vaccines in the country. Who do we give the vaccine first, and then of course we are strengthening the cold chain facilities and all those things. तो देश भर में सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वैक्सीन आएगा, दुनिया में भी इंतजार हो रहा है। हमारे साथ है डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनीता, जॉनसन एंड जॉनसन का जो ट्रायल रोका गया है वैक्सीन का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी झटका देने वाली खबर है, थोड़ा शॉकिंग ये खबर है। हमारे देश में इसे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वैक्सीन के आने में थोड़ी और देरी होगी? यस, गुड आफ्टरनून आदित्य, आपने ठीक बताया है। ये बहुत अच्छा बात नहीं था आज सुनने के लिए कि जॉनसन एंड जॉनसन वो एक फेज 3 ट्रायल यूएस से चल रहा था। लास्ट सितंबर का लास्ट वीक से ये ट्रायल शुरू हो गया है। वो लोग उम्मीद कर रहे थे 60,000 के ऊपर आदमी को वैक्सीन देने के लिए। 200 कंट्री में शुरू हो गया, यूएस, अर्जेंटीना, पेरू, साउथ अफ्रीका, वो सब इंडिया में नहीं था ये ट्रायल। बट अचानक एक खबर आ गई कि कल दैट इज 12 अक्टूबर एक मरीज अचानक बीमार हो गए, वो यूएस में बीमार हो गए। किस तरीका का बीमार हो गए वो ट्रायल हमको नहीं बताया, बट ये बोला है सीरियस एडवर्स रिएक्शन, इधर इसके नाम है SAE। अगर ये किसी को हो जाएगा, हो सकता है किसी भी ट्रायल में, हम लोग का कैंसर ड्रग्स में भी हो सकता है, वैक्सीन में भी हो सकता है, अचानक मरीज बीमार हो जाते हैं। अगर हो जाते तुरंत ट्रायल रुकना पड़ता है, उसी समय पता करना पड़ता है ये मरीज किस लिए खराब हो गए हैं, किस लिए इसका बीमारी आया है, वैक्सीन कैसे आया है कि अपने आप आया है। उसलिए अभी डेटा मॉनिटरिंग कमेटी पड़ा हुआ है जॉनसन जॉनसन ट्रायल के ऊपर में। सब सेंटर में 200 सेंटर वर्ल्ड में सब पेशेंट रिक्रूटमेंट बंद
हो गया, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बंद हो गया अभी। तो डॉक्टर अनीता, यहाँ पर हमने इसके पहले देखा था एस्ट्राजेनेका जो है उसका भी ट्रायल रोकना पड़ा था, हालांकि वो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कहीं पर शुरू हुआ है कहीं पर नहीं हुआ है। वो भारत में शुरू हो चुका है उसका ट्रायल, लेकिन अमेरिका में शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में वैक्सीन के ट्रायल में यहाँ पर भी देरी आएगी और फिर ऐसे में इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल करने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ, उसके कंट्रोल करने में देरी होती जाएगी। यस, आप ठीक बताए हैं, क्योंकि हमारे पास दो प्रॉब्लम है। एक तो वायरस बढ़ते रहता है सारा वर्ल्ड में, अभी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, बहुत शीघ्र वो यूएस को ओवरटेक कर लेंगे इन्फेक्शन में, और दूसरी तरफ में वैक्सीन में डिले हो रहा है। एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन था वो यूके में, ब्रिटिश में एक आदमी खराब हो चुके थे, उसके बाद आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको दोबारा शुरू करने के लिए बोल दिया है, बट वो इंडिया में शुरू हो गया, यूके में शुरू हो गया, बट यूएस में अभी तक, आज का खबर तक अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो और भी यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जब फेज 3 ट्रायल की हम बात करते हैं तो वो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सेकंड लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद स्टेज 4 ही जो है वो रह जाता है। तो स्टेज 3 जो होता है वो फेज 3 क्या होता है, उसमें क्या होता है? ओके अदिति, एक बार हम फेज 1 और 2 के लिए बता देते। फेज 1, अब जब नया वैक्सीन, नया ड्रग, बोलो कैंसर का ड्रग है, वो हम एनिमल में टेस्ट करते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरे हम नॉर्मल वॉलंटियर्स में करते हैं, उसको बोलते हैं फेज 2, जानने के लिए इसका व्हाट इज द डोज और बहुत सारे क्या टॉक्सिसिटी हो सकता है। सो 1-2 हो गया। जब हम लोग को पता चल गया ये दवा और ये वैक्सीन अच्छा काम कर रहा है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, हमको डोज पता चल गया, तब हम लोग फेज 3 में आते हैं। फेज 3 को बोलते हैं क्लिनिकल फेज। वो नॉर्मल मरीज के ऊपर, आदमी के ऊपर, नॉट मरीज, नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर करा जाता है। सो फेज 3 वैक्सीन ट्रायल कैसा है, हम 100 आदमी लिया, नॉर्मल आदमी लिया, ओके, उसमें हम कोरोना वायरस का वैक्सीन डाल दिया है, फर्स्ट डोज। उसके साथ साथ अनदर 100 आदमी लिया जिसमें हमने वैक्सीन नहीं डाले, एंड 100 जिसमें वैक्सीन लगा, 100 जिसमें वैक्सीन नहीं लगा। ये 200 पीपल को हम लोग देखते रहते कोरोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज फेज 3, ओके, कंपेयरिंग विद द नॉर्मल, दैट इज अ कंट्रोल से हम लोग कंपेयर कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, बहुत ही डिटेल में आपने और बहुत ही सिंपल करके इसे समझाया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जॉनसन का वैक्सीन ट्रायल का रोका जाना फिलहाल थोड़ी सी एक खबर दुखद है, लेकिन क्योंकि अस्थायी तौर पर रोका गया, जैसे ही वो मरीज ठीक हो जाएंगे वापस ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो जल्द ही उम्मीद करेंगे वैक्सीन का लेकर काम जो है वो फिर शुरू हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर और आपको ब्रेक के बाद बताएंगे रिसर्च में कोरोना वायरस के जिंदा रहने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। और इस शो के इस हिस्से में हम लोग बात करते हैं हमारे दर्शकों के सवाल की, और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ है कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स के, और हमारे साथ इस वक्त जो दर्शक हैं वो है अंशुमन मिश्रा अलीगढ़ से, वो अपना सवाल पूछेंगे। अंशुमान मिश्रा अलीगढ़ से पूछना चाहता हूं कि अस्थमा के मरीजों को क्या कोविड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है? जी, तो यहाँ पर अंशुमन मिश्रा ने अपना सवाल पूछा है और हमारे साथ डॉक्टर अनीता जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनीता, आपने इनका सवाल सुना होगा। इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि अगर अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं तो क्या उनमें कोरोना होने का हाई रिस्क होता है? यस, अस्थमा में क्या होता है कि हमारा लंग्स के अंदर कुछ चेंजेस रहता है, वो एंटीजेंस एंड इम्यून रिस्पांस ज्यादा होता है। क्या होता है अस्थमा में, वो जो ब्लड सप्लाई एंड ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई थोड़ा टाइट होते रहता है, को हम लोग सांस नहीं पाते, आवाज आता है, व्हीजिंग करता है। सो लंग्स बराबर ठीक जगह में नहीं है, इट इज लिटिल, क्या बोल सकते हैं, अगर ये लंग्स कुछ डैमेज लंग्स है। सो एस्मा में अगर इसके ऊपर कोविड आ जाएगा तो कोविड का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले लंग्स के ऊपर एस्मा का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोविड, एंड कोविड लगातार वो लंग्स अटैक करता है, वो छोटा छोटा वेसल्स, एल्वियोलाई, ब्लड क्लॉट कर देते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आते हैं। सो इसीलिए एस्मा का मरीज को कोविड आक्रांत होगी तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा है और जल्दी बीमार हो जाएंगे वही आदमी।
जी डॉक्टर अनीता, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा भी जुड़ गए। संयम जैन है मेरठ से, वो अपना अगला सवाल पूछेंगी डॉक्टर राजेश आपसे। मैं संयम जैन मेरठ से। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोविड का युवा लोगों पर लंबे वक्त तक प्रभाव पड़ता है? कि ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन जिसमें कोरोना भी शामिल है, युवा लोगों में ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, जब तक कि जैसे हमने आज प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी, जब तक उनमें कोई छुपी हुई इम्यून की कमी या इम्यूनिटी की कमी नहीं होती है या प्रतिरक्षा उनकी कमजोर नहीं होती है। एक नॉर्मल युवा व्यक्ति को जैसे हमने देखा है कि आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं रहता है। ये जो हमने थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में बात की कि इस तरह की जो हमारी ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो हमारी इंटरफेरॉन 1 के वायरस को की प्रोटीन को डैमेज करती है, ये सब चीजें वृद्ध लोगों में ज्यादा देखी गई जिनकी आयु 60 साल से ऊपर थी। तो जब आप युवा हैं तो आपको इतना खतरा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन युवा लोगों पे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो मास्क पहन के रखे, इधर उधर मत घूमे ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं होगा। उनको ये सोचना है कि क्योंकि वो ज्यादा जो है बाहर घूमते हैं और सब जगह रहते हैं, तो उनको हर तरह की प्रिकॉशन मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का, डॉक्टर अनीता और डॉक्टर राजेश आपका। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उम्मीद है कि कई और लोगों को भी इन जवाबों से फायदा हुआ होगा। अब हमारी एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं कि कोरोना वायरस के जिंदा रहने को लेकर एक नई रिसर्च यहाँ पर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के CSIRO में यहाँ पर पता लगा है कि साधारण फ्लू से बहुत लंबे वक्त तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस, जिसमें बैंक नोट, कांच, फोन स्क्रीन जो है उस पर 28 दिनों तक ये जिंदा रह सकता है। जबकि हम अगर नॉर्मल फ्लू की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं, तो वो सिर्फ 17 दिनों तक रह पाता है। इसलिए अब ये कहीं ना कहीं और ज्यादा बात पुख्ता तरीके से सामने आ रही है कि हमें अपने हाथ जो है वो लगातार धोने की जरूरत है और एहतियात जो है ज्यादा से ज्यादा बरतने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि कोरोना वायरस जो है वो लंबा टिकता है और हमें एहतियात ही बरतने होंगे यहाँ पर। तो इस रिपोर्ट से भी यही साफ हो रहा है कि हमें बहुत जल्दी हाथ धोने हैं साबुन से, या हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और इस तरह का जो सरफेस है उसको भी साफ रखना है। तो आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।